हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने विज्ञान सब्जेक्ट से रिलेटेड राजन सीरीज के लघु उत्तरीय प्रश्नों के पार्ट 6 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसके पार्ट 5 को डिस्कस किया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में लिंक से जाकर प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 37, भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो भोजन में सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन है, प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि करता है। और खनिज लवण और विटामिन जो होते हैं वो हमारे शरीर को रोगों से बचाव करते हैं। जैसे विटामिन ए से रतौंधी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, बी से वेरी हो जाता है, सी से स्कर्वी हो जाता है और डी से रिकेट्स हो जाता है। अगर हमारे विटामिन की कमी रहेगी तो अनेक प्रकार के रोग हो जाएंगे। तो विटामिन जो होते हैं वो हमारी रोगों से रक्षा करते हैं। अब प्रोटीन की कमी से होने वाले दो रोग प्रमुख है, मेरेस्मा और क्वेवासिरियोको। ये दो किसकी कमी से हो जाते हैं? ये दोनों रोग प्रोटीन की कमी से हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 38, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर विद्युत धनात्मक गुण एवं धात्विक गुणों में क्या परिवर्तन होता है? उदाहरण देकर समझाइए। तो इसमें उदाहरण दिया है, NaMg विद्युत धनात्मक है, Al बना और SiPs विद्युत उदासीन और ये विद्युत ऋणात्मक बना Cl। ऐसे इसमें दे रखा है NaMg अधिक धात्विक है और Al कम धात्विक है और SiPs से बना Cl ये धातुवीय और अधातु, कुछ भी कह सकते हैं, धातुवीय या अधातु। नेक्स्ट है हमारा 39, खेतों में प्रयुक्त तो कल्टीवेटर का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसमें आपको कल्टीवेटर का चित्र भी बनाना और उसके जो भी चित्र में जो भी पार्ट है उसके नाम भी लिखने होंगे। जैसे जो खुरपा है, कुंदा, फेम, बेस, हत्ता, टाइन, पहिया, ये सब आपको नेम भी लिखने होंगे। अगर नामांकित आता है या सचित्र वर्णन करने को आता है तो आपको करना होगा। जो हमारा कल्टीवेटर होता है ये हैरो की तरह होता है, उसके कांटे भी लंबे होते हैं और जो इसके कांटे होते हैं उससे हम कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब ये हैरो हमारा वो कल्टीवेटर हमारा किस काम में आता है? सबसे पहले खेत की जो हमारी मिट्टी होती है, जो भुरभुरापन कम हो जाता है, इससे हम अपने खेत की मिट्टी को भुरभुरा बना सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है, छिटकवा विधि से बोने वाली फसल के बीज को भूमि में भली प्रकार में मिलाने हेतु जो भी हम छिटकवा विधि से बीजों को बिखेरती है ये मिट्टी में आसानी से मिला देता है। थर्ड है, खेतों में खाद अच्छी प्रकार से मिलाने हेतु इसके द्वारा हम खेतों में जो भी खाद इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारी फसल अच्छी हो सके, ये उसे आसानी से मिला देता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं? लिटमस पत्र द्वारा कैसे पहचानेंगे कि अम्लीय ऑक्साइड या वास्मिक ऑक्साइड है? रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो धातुएं ऑक्सीजन से सहयोग करके वास्मिक ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? वास्मिक ऑक्साइड बनाती हैं। अम्ल एवं क्षार की पहचानने के लिए पहले लिटमस पेपर का उपयोग किया जाता है। ये आपका 1 मार्क्स में भी पूछ सकता है। अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए किस पेपर का उपयोग किया जाता है? तो आप लिख देंगे लिटमस पेपर का उपयोग किया जाता है। यह पेपर नीले एवं लाल रंग की पट्टियों के रूप में होते हैं। नीला लिटमस पेपर अम्ल में डुबोने पर लाल हो जाता है। जब हम नीले लिटमस पेपर को किसी भी अम्ल में डुबोते हैं तो वो क्या हो जाता है? लाल रंग का हो जाता है। और लाल लिटमस पत्र क्षार में डुबोने पर नीला हो जाता है। नीला अगर अम्ल में डुबोएंगे तो वो लाल हो जाएगा और लाल को हम क्षार में डुबोएंगे तो वो नीला हो जाता है। इस प्रकार ये अम्ल और क्षार में विपरीत अभिक्रिया करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 41, कृषि कार्य में प्रयुक्त उपकरण डिबलर एवं कल्टीवेटर की उपयोगिता लिखिए। देखिए ऊपर कल्टीवेटर के अभी आपको बताए थे किन किन में उपयोग किया जाता है। ये तीनों पॉइंट आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। इसमें पूछा गया है कल्टीवेटर की उपयोगिता लिखिए। तो सबसे पहले हम डिबलर के बारे में जानेंगे। डिबलर क्या है? डिबलर रवि फसल के बीजों को बोने के लिए साधारण यंत्र होता है। इसके द्वारा छिद्रों के माध्यम से बीजों को बोया जाता है जिससे फसल का उत्पादन अधिक होता है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों ये सब हमारी रवि की फसलें होती हैं। इसका उपयोग रवि की फसलों को बोने के लिए किया जाता है जिससे फसलों का उत्पादन बहुत अच्छा होता है।
कल्टीवेटर यंत्र खेतों में उपयोग किया जाता है। ट्रैक्टर के पीछे कल्टीवेटर यंत्रों का उपयोग करके खेत की जुताई कर मिट्टी को उलट पलट कर दिया जाता है। मिट्टी में गुणात्मक सुधार होते हैं। इस यंत्र से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है और खेत में जुताई भी अच्छी हो जाती है। इसके द्वारा हम मिट्टी को भुरभुरा बना सकते हैं। छिटकावा विधि से जो भी हम बीज बिखेरते हैं ये आसानी से मिक्स कर देता है, खाद को मिक्स कर देता है। इससे हमारी फसल भी अच्छी होती है, मिट्टी में गुणात्मक सुधार होता है। इस टाइप से आप इसकी उपयोगिता लिख सकती हैं। नेक्स्ट है हमारा 42, परिवेशीय स्वच्छता एवं स्वास्थ्य से क्या संबंध है? आप परिवेश को स्वच्छ रखने में अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे? तो सबसे पहले परिवेशीय स्वच्छता के बारे में जानेंगे। परिवेशीय स्वच्छता के अंतर्गत परिवेश की सफाई, कक्षा कक्ष की सफाई, शौचालय की सफाई आदि शामिल होती है। मतलब जो भी हमारे परिवेश में चीजें शामिल होती हैं जिनका हम रोज उपयोग करते हैं उसको हम कैसे स्वच्छ रखेंगे उसके बारे में आपको बताना है। परिवेशीय स्वच्छता का उद्देश्य परिवेश से संबंधित समस्त सदस्यों की स्वास्थ्य रक्षा से है। यदि परिवेश में स्वच्छता होगी तो इसका लाभ समाज को मिलेगा। स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा रखने हेतु परिवेशीय स्वच्छता का प्रभावशाली कार्यक्रम लागू करना होगा, तभी देश का विकास होगा। अगर हमारे परिवेश में स्वच्छता हो गई तो उससे केवल हमें ही नहीं लाभ मिलेगा, जितने भी हमारे आसपास के लोग हैं उन सबको लाभ मिलेगा और समाज को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि लोग रोग मुक्त रहेंगे तो समाज की हमारी उन्नति और प्रगति होगी। अगर हमारा परिवेश ये स्वच्छता नहीं रहेगी तो अनेक प्रकार से लोग बीमारियों में ग्रस्त हो जाएंगे और हमारे देश की प्रगति और समाज की प्रगति संभव नहीं हो पाई। इसलिए हमें आसपास जो भी हमारा परिवेश है उसे साफ एवं स्वच्छ रखना चाहिए। आसपास हमें गंदगी नहीं करनी चाहिए। देश में परिवेशीय स्वच्छता बनी रहे इससे हमारा दायित्व है। हमने आस पड़ोस में गंदगी ना करें, पड़ोसियों को परिवेशीय स्वच्छता के विषय में बताएं, इनके साथ सफाई अभियान में योगदान दें। आपके पड़ोस में गंदगी के ढेर ना लगाएं, क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक है और विभिन्न रोगों का कारण बनते हैं। कहने का तात्पर्य यही है, हमें अपना परिवेश साफ सुथरा रखना चाहिए और लोगों को भी सजग करना चाहिए। जो लोग बहुत ज्यादा गंदगी फैलाते हैं आसपास, तो उन लोगों से निवेदन करना चाहिए कि हमने आसपास साफ रखें, जिससे कि वह भी रोग मुक्त रहें और जो भी हमारे आसपास के लोग हैं वो भी रोग मुक्त रहें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 44, हम ऊर्जा का अपव्यय कहाँ करते हैं और ऊर्जा को संरक्षित करने के विभिन्न क्या क्या तरीके हैं उसके बारे में बताना है। किसी भी व्यक्ति को कार्यशील रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर हमें अपने शरीर को कार्यशील रखना है तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ऊर्जा मानव जीवन का महत्वपूर्ण स्रोत घटक है। मानव जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं जैसे मकान, कपड़ा, भोजन, रेल, सड़क, जलवायु, परिवहन, संचार, सूचना प्रसारण एवं अन्य मानव संसाधन के निर्माण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब भोजन के लिए, मकान के लिए, कपड़ा के लिए और जो भी मनुष्य की आवश्यकताएं होती हैं उन सब के लिए, आवश्यक या अनावश्यक जो भी आवश्यकताएं होती हैं उन सब में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा से ही मानव विभिन्न कार्य करने योग्य बनता है, सक्रिय रहता है। ऊर्जा का हमें सदैव संचय करना चाहिए। अब इसे किस तरह से हम सुरक्षित रख सकते हैं? सबसे पहला, अपने दैनिक जीवन में हमें ऊर्जा का अपव्यय रोकना चाहिए। जो भी हम वेस्ट करते हैं उसे रोकना चाहिए, उसे सुरक्षित रखने की, ऊर्जा को सुरक्षित रखने की कोशिश करनी चाहिए। सेकंड है, जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, कच्चा तेल का उपयोग कम से कम करना चाहिए। इनका उपयोग केवल उसी स्थिति में करना चाहिए जब इनका उपयोग अत्यधिक आवश्यक हो। जो भी हमारे जीवाश्म ईंधन होते हैं जैसे कोयला है, कच्चा तेल है, इनका उपयोग हम जब ही करें जब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कम से कम मात्रा में करना चाहिए, जिससे कि ये हमारे लिए हमेशा के लिए बने रहे। ऐसा नहीं हो कि कुछ समय बाद ये खत्म हो जाए, इसलिए इनका कम से कम उपयोग करके इन्हें सुरक्षित रखने की कोशिश करनी चाहिए। थर्ड है, ऊर्जा का सामूहिक उपयोग किया जाना, मतलब व्यक्तिगत तौर पे ना करके सामूहिक रूप में ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। फोर्थ है, वृक्षों की कटाई रोकनी चाहिए, अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। वृक्षों की आजकल देखते हैं वृक्षों को काट के वहां पर मॉल बनाए जा रहे हैं, नए नए सुपर मार्केट बनाए जा रहे हैं, उन पर रोक लगानी चाहिए और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, जिससे कि ऊर्जा को हम सुरक्षित रख सकें। नेक्स्ट है, ईंधन की कम ऊर्जा वाले वाहनों का उपयोग करना चाहिए। हमें ऐसे वाहनों का उपयोग करना चाहिए
हमें ऐसे वाहनों का उपयोग करना चाहिए जिसमें बहुत कम ऊर्जा की खपत हो, जिससे कि हम ऊर्जा को भी बचा सकें और अपना खर्चा भी बचा सकें। तो ऐसे वाहन उपयोग करें जो ऊर्जा की कम से कम खपत हो। तो आप लिख सकते हैं सरल पॉइंट में, दैनिक जीवन में ऊर्जा का जो हमारा अपव्यय से रोकना चाहिए, जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम से कम करना चाहिए, जब बहुत जरूरी हो तभी करना चाहिए। ऊर्जा को हमें व्यक्तिगत तौर पे नहीं, सामूहिक रूप में उपयोग करना चाहिए। अधिक से अधिक वृक्षारोपण पर बल देना चाहिए जिससे ऊर्जा को सुरक्षित रख सकें और कम ईंधन, जिनमें कम ईंधन की खपत होती है, ऐसे वाहनों का उपयोग करना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, मानव के श्वसन अंगों का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसमें आपको चित्र बनाना है मानव के श्वसन का और उसके अंग का भी, जैसे मुख, गुहा, ये ग्रसनी, श्वास नलिकाएं, नासामार, कंठस्थ, श्वसन नाल, श्वसनी, फेफड़ा, ये सब आपको शो करना होगा। आपको जब चित्र बनाने को आएगा श्वसन अंग का, तो उसमें आपको नामांकित चित्र का मतलब इसके जो भी पार्ट है उसके आपको नाम भी लिखने होंगे और फिर चित्र बनाना होगा। नेक्स्ट है हमारा 45, हमारे प्रतिदिन के भोजन में पोषक तत्वों की कमी से होने वाले किसी एक रोग का नाम लिखो, लक्षण एवं उससे बचने के उपाय लिखो। तो इसमें विटामिन ए दे रखा है। विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी हो जाती है, रतौंधी की कमी से हमें आंख में समस्या, अनेक प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं। लक्षण चर्म रोग, त्वचा पर चटके हो जाते हैं, चकते हो जाते हैं, आंखें कमजोर हो जाती हैं और चर्म रोग हो जाते हैं। और उपाय के लिए क्या करना चाहिए, विटामिन ए से युक्त पदार्थों का सेवन करना चाहिए और डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको राजन सीरीज का पार्ट 6 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी चैनल के माध्यम से अपनी स्टडी को और भी बेहतर बना सकें। इसका अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।